गुड इवनिंग दोस्तों, मैं करण कौशिक आप सभी का विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि इस क्लास में हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई थी। हरियाणा जीके का हमने कल पढ़ लिया था मराठों का हरियाणा में आगमन, और मैंने कल बताया था किस प्रकार बहुत सारे राजा आए और हरियाणा में उनका किस प्रकार से सिस्टम स्टार्ट हुआ। आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। आज के बाद हम 1857 की क्रांति तक पहुंच जाएंगे। पहले एक बार मुझे सब ये बता दीजिए, आवाज क्लियर है सभी के? वॉइस क्लियर है भाई? वॉइस के बारे में बताइए सभी एक बार, वॉइस क्लियर है? और अपनी अटेंडेंस शो कर दीजिए। राम राम। एक बार वॉइस के बारे में बताइए भाई, आवाज क्लियर है? जय हिंद दिलबाग जी, एक बार आवाज के बारे में बताओ। सोहन, सागर, रितु, दिलबाग, आवाज के बारे में बताइए। आवाज के बारे में बताइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ध्यान से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हरियाणा का कभी भी एग्जाम आ सकता है। हम जल्दी जल्दी हरियाणा जीके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन बता दूंगा सुनील दलाल जी, जब मैं लास्ट के 5 मिनट्स दूंगा तब आप क्वेश्चन पूछ लेना। अब ध्यान से समझिए, हमने कल पढ़ा था हरियाणा में सिख थे, यहां नजीबुद्दौला था दिल्ली में, और यहां पर सूरजमल जाट थे। हरियाणा में हिसार की बल्कि रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, ये वाला क्षेत्र सूरजमल जाट के अंदर था। दिल्ली वाला क्षेत्र फरीदाबाद, मेवात, नजीबुद्दौला के अंदर में था। और सिख पीछे वाला क्षेत्र अंबाला वाला किसके अंदर में था? सिख में। मेजर चेंज क्या हुई? ध्यान से समझिए। नजीबुद्दौला की मृत्यु हुई, ध्यान से समझना। नजीबुद्दौला की क्या हुई? मृत्यु। नजीबुद्दौला की मृत्यु होने के बाद दिल्ली का जो बागडोर आई वो आई नजफ खां के पास। एक और सरदार थे नजफ खां, तो दिल्ली की बागडोर किसके पास आई? नजफ खां। नजीबुद्दौला की मृत्यु हुई 1770 में। फाइन, तो यहां पर एक सीन में आए अब नजफ खां। इधर से सूरजमल जाट की मृत्यु हुई, फिर यहां पे जवाहर सिंह इतना ज्यादा नहीं संभाल पाया था, तो यहां पर सूरजमल की मृत्यु हुई 1764 में। तो जाट साम्राज्य भी क्या हुआ? डाउन हुआ। इसका फायदा सिखों ने उठाना चाहा। सिखों ने जब फायदा उठाना चाहा तो सिखों ने क्या किया? सिखों ने दिल्ली के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा, क्योंकि दिल्ली में नजफ खां नए बने थे। जब उन्होंने अटैक करने की सोची तो बीच में जींद के राजा गणपत सिंह ने इनके मध्य क्या करा दी? संधि। क्लियर? जींद के राजा गणपत सिंह ने इनके मध्य संधि करा दी। तो अब हमारे पास जो भी है वो कौन कौन है? एक तो सिख है, एक नजफ खां है दिल्ली में, और जाट है। अब ध्यान से समझना, दिल्ली कमजोर है, नजीबुद्दौला की मृत्यु हो चुकी है, दिल्ली में है नजफ खां, इस तरफ है सिख, बीच में है जाट। अब यहां पर दोबारा आक्रमण किया किसने? मराठों ने। मराठों ने दोबारा आक्रमण किया और जाटों को हरा दिया। और मराठों ने रुहेला सरदार नजफ खां को भी हरा दिया, और नजफ खां को हरा के दोबारा दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को बैठा दिया। क्लियर? तो दोबारा यहां पर कौन आ गए? मराठे। मराठे सिखों को भी हराना चाहते थे, परंतु सिख एक बड़ी शक्ति थी, मराठा भी एक बड़ी शक्ति थी, इसीलिए दोनों आपस में नहीं उलझे। क्लियर टू यू? अब मैं बताता हूं कि भाई यहां पर नजफ खां के आने के बाद क्या कुछ दिल्ली में घटनाएं हुई। दोबारा अटैक हुआ किसका? मराठों का। ध्यान से समझना, मराठों ने दिल्ली पर दोबारा अटैक किया। मराठों ने दिल्ली पर जब दोबारा अटैक किया तो नजफ खां का जो सेनापति था गुलाम कादिर, उसकी हत्या कर दी। पेपर में आता है मराठों ने किसकी हत्या करी? नजफ खां के सेनापति गुलाम कादिर की। और मराठा दोबारा कौन से आए थे? सिंधिया, महाजी सिंधिया। 1789 में महाजी सिंधिया ने दोबारा अटैक किया, गुलाम कादिर की हत्या कर दी, और
नजब खां को गद्दी से उतार दिया और दोबारा जो शासन बना दिया, शासन किसका बना दिया? शाह आलम का। यह प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि नजीब-उद-दौला की मृत्यु होने के पश्चात क्या हुआ? नजीब-उद-दौला की मृत्यु होने के पश्चात, ये ब्लंट इमेज, नजीब-उद-दौला की मृत्यु होने के बाद नजब खां शासक बने। नजब खां को दोबारा मराठों ने हरा दिया और मराठों में कौन सी राजा है? महाजी सिंधिया। 1789 में दिल्ली पर दोबारा किसका अधिकार हो गया? मराठों का। क्लियर टू यू? इस दौरान क्या क्या चेंज हुए वो हम देखते हैं। ध्यान से देखा क्या क्या चेंज हुए। अब क्या हुए ध्यान से समझना। एक बंदा था जॉर्ज थॉमस, अब उसके बारे में पढ़ना, नहीं ध्यान से समझना। एक बंदा था जॉर्ज थॉमस, इसकी पूरी कहानी सुना रहे हैं, ध्यान से समझियो। ये आयरलैंड का निवासी था, पहले पूरा सुन लो, ध्यान से सुनना। आयरलैंड का निवासी था, 1756 में भारत आया। आने के बाद ये स्टार्टिंग में मद्रास पहुंचा। इसके पास करने के लिए कोई रोजगार नहीं था, तो मद्रास में ये लूट खसोट करने लगा। फिर थोड़े दिन बाद इसकी सैन्य शक्ति को देखते हुए हैदराबाद के निजाम ने इसको तोपची की नौकरी दे दी। तो आयरलैंड का निवासी था, पहले लूटपाट करने लगा मद्रास में, फिर हैदराबाद के निजाम ने तोपची की नौकरी दे दी। हैदराबाद के संबंध मुगल सम्राट के साथ अच्छे थे, तो मुगल सम्राट शाह आलम की बेबी थी समरू बेगम, वो समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। 1789 के अराउंड एक रेवाड़ी का युद्ध हुआ। उस रेवाड़ी के युद्ध में इन्होंने शाह आलम की जान बचा ली। इसकी वीरता से प्रभावित होकर शाह आलम की बीवी समरू बेगम ने इसे टप्पल की जागीर दे दी। तो पहली जागीर कौन सी मिली जॉर्ज थॉमस को? टप्पल की जागीर। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि शाह आलम को मैंने बताया था महाजी सिंधिया ने दोबारा आके नजब खां को हरा दिया था और शाह आलम को दोबारा राजा बना दिया था, तो मुगल सम्राट और शाह आलम की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो इस प्रकार जो जॉर्ज थॉमस है वो मराठों की सेना में आ गया, मराठों की सेना का नेतृत्व करने लगा। मराठे भी उससे बहुत खुश हुए। मराठों ने खुश होकर उसको मेवात, झज्जर, रोहतक, ये सारे एरिया किसको दे दिए? जॉर्ज थॉमस को। जॉर्ज थॉमस के पास मराठे तो उसके साथ थे, शाह आलम का कोई नाम का राजा था, अब उसके लिए बड़ी शक्ति जो बची वो थे सिख। जॉर्ज थॉमस ने सहारनपुर, यमुनानगर, करनाल वाले इलाके में जो सिख साम्राज्य था उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार सबसे पहले उसे टप्पल की जागीर मिली, मराठों द्वारा उसे मेवात, झज्जर, गुड़गांव मिला, क्योंकि यहां पर जाट साम्राज्य था। मराठों ने जाट साम्राज्य को क्या कर दिया था? खत्म, और सेना के तौर पर राज करने के लिए जॉर्ज थॉमस को दे दिया। और जॉर्ज थॉमस ने सिखों को भी हरा दिया। कहां पर? अंबाड़ा, सहारनपुर के इस वाले इलाके में। इस प्रकार ऐसे इकट्ठे कर करके जॉर्ज थॉमस के पास 1200 गांव इकट्ठे हो गए। फिर उन 1200 गांव की जॉर्ज थॉमस ने एक राजधानी बनाई, आसी में राजधानी बना के अपने नाम के सिक्के चलाए और सिक्कों के ऊपर लिखवाता था सिक्का साहिब। अब क्या बात हुई? सिखों को पता लग गया कि ये जॉर्ज थॉमस तो धीरे धीरे सब कुछ अड़पा रहा है। फिर सिख भी जॉर्ज थॉमस को हराना चाहते थे। मराठे भी जब जॉर्ज थॉमस से टैक्स मांगने लगे तो उसने टैक्स देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब फिर मराठों ने और सिखों ने इकट्ठे होकर, दोनों ने इकट्ठे होकर जॉर्ज थॉमस के साथ लड़ाई लड़ी और जॉर्ज थॉमस को लड़ाई में हरा दिया। ये जहाजगढ़ की लड़ाई, बेरी की लड़ाई थी। फिर इसमें कुछ फ्रांसीसी सेनापति थे जिन्होंने मराठों का, सिखों का साथ दिया था। एक सेनापति पैरो थे, पैरो को तो जॉर्ज थॉमस ने हरा दिया था। पैरो के जो साथी थे बोगेन, उससे जॉर्ज थॉमस हार गया था। परंतु जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु हुई थी वो बहरामपुर, पश्चिम बंगाल में हुई थी। क्लियर टू यू? ये स्टोरी आपको समझ में आएगी सारी। अब इस स्टोरी को बोर्ड पे समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जॉर्ज थॉमस से रिगार्डिंग एक प्रश्न जरूर आता है, अब ध्यान से समझना। अब लेक्चर मेन स्टार्ट हुआ है जॉर्ज थॉमस से, ध्यान से समझना। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में भाई, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, धीरे धीरे समझना। जॉर्ज थॉमस, पहला पॉइंट भाई, 1756 में भारत आया, कहां का निवासी था? आयरलैंड का। पहला पॉइंट, कहां का निवासी था? आयरलैंड का। 1756 में कहां पर आया? भारत। उसके बाद देखिए दूसरी बात, दूसरी जो बात है वो बात यह है
जॉर्ज थॉमस सबसे पहले कहा आया मद्रास। मद्रास में क्या करने लगा? लूटपाट। ठीक है भाई, मद्रास में लूटपाट करने लगा। सबसे पहले जॉर्ज थॉमस आया, आयरलैंड का निवासी था, मद्रास बंदरगाह पे आया, लूटपाट करने लगा। उसने पहली नौकरी कहा की? उसने पहली नौकरी हैदराबाद के निजाम के यहां की। हैदराबाद के निजाम के यहां तोपची की नौकरी की। क्लियर भाई? तो हैदराबाद के निजाम के यहां तोपची की क्या करी? नौकरी। यहां तक भाई क्लियर? इसके बाद देखना क्या हुआ। इसके बाद जॉर्ज थॉमस हैदराबाद के निजाम के थ्रू समरू बेगम से मिला। समरू जो बेगम थी मुगल सम्राट शाह आलम की बीवी थी। मुगल सम्राट शाह आलम की बीवी थी। 1789 में रेवाड़ी में एक छोटा सा युद्ध हुआ था। इस रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम का जीवन किसने बचाया? जॉर्ज थॉमस ने। इसकी वीरता को देखते हुए समरू बेगम ने जॉर्ज थॉमस को पहली जागीर दे दी, टप्पल की जागीर दे दी भाई। तो मैं यहां पर उसकी जागीर लिखता जा रहा हूं, ध्यान समझना। पहली जागीर दी कौन सी भाई? टप्पल की जागीर कैसे मिली? हैदराबाद के निजाम से समरू बेगम के पास मिला। समरू बेगम शाह आलम की पत्नी थी। रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम की जान बचाई और उपहार के रूप में टप्पल की क्या मिली? जागीर। क्लियर भाई? आगे देखिए। इसके बाद अभी कमेंट पे नहीं, यहां पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाह आलम और मराठों की दोस्ती थी। मराठों की दोस्ती थी। शाह आलम के थ्रू मराठों के संपर्क में आया। मराठों ने जाटों को नष्ट करने के लिए अपनी सेना का सेनापति किसको बनाया? जॉर्ज थॉमस को। टप्पल एक जागीर थी भाई, टप्पल एक जागीर थी। टप्पल एक इलाका था, जागीर थी, जो किसने दी थी? जो समरू बेगम ने जॉर्ज थॉमस को दी थी। अगली बात देखिए भाई। जाटों को नष्ट करने के लिए मराठों ने शाह आलम का जॉर्ज थॉमस का सहयोग लिया और जॉर्ज थॉमस ने यहां से जाटों को नष्ट कर दिया। इसके फलस्वरूप मराठों ने मेवात, रोहतक, झज्जर इत्यादि जागीरें किसको दे दी? जॉर्ज थॉमस को। तो जॉर्ज थॉमस को पेपर में आता मेवात, रोहतक और झज्जर की जागीर किसने दी? मराठों ने। ये समरू बेगम ने मराठों ने। फिर जो मराठे थे नष्ट करना चाहते थे सिखों को, जॉर्ज थॉमस ने अंबाला, यमुनानगर, सहारनपुर, अंबाला, यमुनानगर, सहारनपुर, इन 3 जगहों से सिखों को नष्ट कर दिया। फलस्वरूप जॉर्ज थॉमस के पास अंबाला, यमुनानगर और सहारनपुर की भी क्या मिली? जागीर। तो 3 जागीर मिल गई भी इनको। अब ये जागीर मिलने के बाद इसके पास, जॉर्ज थॉमस के पास लगभग 1200 गांव इकट्ठे हो गए थे। फिर इसने इन 1200 गांव को कंट्रोल करने के लिए आसी को अपनी राजधानी बनाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। इन सिक्कों के ऊपर लिखा होता था सिक्का-ए साहिब। तो पेपर में आता है सिक्का-ए साहिब किसके लिए लिखा होता था? जॉर्ज थॉमस के लिए। क्लियर यू? इस प्रकार जॉर्ज थॉमस एक बहुत बड़ा क्या बन गया? जागीरदार। फिर जॉर्ज थॉमस की लड़ाइयां हुई। जाट साम्राज्य में जवाहर सिंह ने इकट्ठे होकर पहली लड़ाई लड़ी जॉर्ज थॉमस के साथ, वो थी बेरी की लड़ाई। बेरी की जो लड़ाई हुई वो हुई 1794 में। किसके किसके बीच में? जाटों में जॉर्ज थॉमस के बीच में। इस लड़ाई में जॉर्ज थॉमस की जीत हुई और जाटों की क्या हुई? हार हुई।
तो पेपर में आता है जांजगढ़ की लड़ाई या बेरी की लड़ाई। क्लियर भाई? तो जॉर्ज थॉमस की पहली लड़ाई क्या हुई? 1793 के अराउंड ही 82 क्या बनाई थी उसने? जागीर बनाई थी। तो बेरी की लड़ाई 1794 में हुई जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच में। जॉर्ज थॉमस की जीत हुई और जाटो की क्या हुई? हार हुई। अगली जो लड़ाई हुई वो देखिए। अगली जो लड़ाई है, मराठे और सिख भी जॉर्ज थॉमस से डर गए थे, तो मराठों में सिख ने इकट्ठे होकर 1801 में बेरी की सेकंड लड़ाई लड़ी। मराठे प्लस सिख इकट्ठे हो गए जॉर्ज थॉमस को हराने के लिए, और जॉर्ज थॉमस इस लड़ाई में हार गए। तो 1801 में बेरी की सेकंड लड़ाई या जांजगढ़ की लड़ाई, जांजगढ़ की लड़ाई भी बोलते हैं इनको भी, सेकंड लड़ाई हुई। इसमें किसकी हार हुई? जॉर्ज थॉमस की हार हुई। जाटों के राजा जवाहर सिंह थे भाई, जवाहर सिंह। क्लियर भाई? आगे हम बात करते हैं। तो पेपर में खाली आएगा जांजगढ़ की लड़ाई, जॉर्ज थॉमस की पहली लड़ाई, जांजगढ़ की दूसरी लड़ाई, जॉर्ज थॉमस की दूसरी लड़ाई। क्लियर? इस लड़ाई में क्या हुई? जॉर्ज थॉमस की हार हुई। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लिया भाई सभी ने? इसके बाद पेपर में आता है जॉर्ज थॉमस की किन सेनापतियों के साथ लड़ाई हुई? सबसे पहले पैरो, एक फ्रांसीसी थे सेना नायक, उनके साथ लड़ाई हुई। पैरो फ्रांसीसी सेना नायक को किसने हरा दिया? जॉर्ज थॉमस ने। पैरो फ्रांसीसी सेना नायक को किसने हरा दिया? जॉर्ज थॉमस ने। बहुत बार प्रश्न आता है। क्लियर भाई? अगला जो प्रश्न बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बनता है इसी का साथी था पैरो का बोगेन, जो बेरी की दूसरी लड़ाई में सिखों की तरफ से लड़ा था। उसने 1801 में 23 दिसंबर 1801 को जॉर्ज थॉमस को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। पेपर में आता है बेरी की सेकंड लड़ाई में किस सेनापति ने जॉर्ज थॉमस को हराया? बोगेन ने। बोगेन कौन था? पैरो का दोस्त था। पैरो को तो जॉर्ज थॉमस ने हरा दिया था, परंतु बोगेन ने इसको आत्मसमर्पण करने के लिए क्या कर दिया? मजबूर। 1801 में पेपर में आता कब आत्मसमर्पण किया? 23 दिसंबर 1801 को। क्लियर भाई? इसके बाद 22 अगस्त 1802 को जॉर्ज थॉमस की बहरामपुर पश्चिम बंगाल में क्या होगी थी? मृत्यु। पेपर में आता है मृत्यु कब हुई? 22 अगस्त 1802 को। हरियाणा में नहीं, बहरामपुर पश्चिम बंगाल में क्या हुई थी? मृत्यु। ये जॉर्ज थॉमस के बारे में था, बहुत इंपॉर्टेंट। जॉर्ज थॉमस समझने के लिए हमें पहले समझ में इसलिए जरूरी था, नजम खान कौन था, नजीमुद्दौला कौन था, क्यों उनकी डेथ होने के बाद जॉर्ज थॉमस बहुत ज्यादा फेमस हुए। क्लियर भाई? ये जॉर्ज थॉमस के बारे में था। अब बताओ जॉर्ज थॉमस के बारे में किसको क्या समझ में नहीं आया? एक बार फिर कोई रिवीजन दे देता हूं जॉर्ज थॉमस के बारे में। आयरलैंड का निवासी था। सबसे पहले मद्रास पहुंचा, मद्रास में कत्लेआम लूटपाट की, फिर हैदराबाद के निजाम के तोपची की नौकरी की, वहां से समरू बेगम के संपर्क में आया, समरू बेगम के पति शाह आलम की जीवन बचाया, तो इसीलिए उसने टप्पल की जागीर दी। तो पहली जागीर हुई टप्पल की। फिर उसके बाद मराठों के संपर्क में आया, मराठों को जाटों को नष्ट करने में हेल्प की, तो जाटों को नष्ट करने में हेल्प करने की वजह से रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, सोनीपत इत्यादि जागीरें मिली। फिर सिखों को अंबाला, यमुनानगर और सहारनपुर से हराया। वहां से हराने के बाद ये जागीरदार भी इकट्ठी हुई। ऐसे ऐसे 1200 गांव किसके इकट्ठे हो गए? जॉर्ज थॉमस के। 1200 गांव को कंट्रोल करने के लिए आसी क्या बनाई उसने? कैपिटल। आसी कैपिटल बनाने के बाद सब डर गए उससे। पहला जाटों ने लड़ाई लड़ी, 1794 में जाटों को हरा दिया। फिर सिख और मराठा इकट्ठे होकर लड़े। बोगेन सेनापति था, बोगेन सेनापति के नेतृत्व में सिख और मराठों ने जॉर्ज थॉमस को हरा दिया और 23 दिसंबर 1801 को जॉर्ज थॉमस ने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद 22 अगस्त 1802 को जॉर्ज थॉमस की क्या होगी? मृत्यु। क्लियर भाई? अभी किसी ने जॉर्ज थॉमस से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो पूछो। हाँ, टप्पल यूपी का है, ठीक है, टप्पल जागीर।
नजफ खां, ये क्वेश्चन पूछा है पायल ददवाल जी ने, नजफ खान कौन थे? नजफ खान एक रोहिला सरदार थे, नजीमुद्दौला के भाई। उन्होंने दिल्ली की सल्तनत तो नजफ खां को दे दी और हिसार की रियासत अपने पुत्र जाबित खां को दी। ये मैं जाबित खां के बारे में आराम से पढ़ाऊंगा 1857 की क्रांति के दौरान। उसके बाद आगे सुनिए, आसी कैपिटल कब बना? इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, फिर भी आप आसी को कैपिटल जब भी कभी लिखो तो आप उसकी पहली लड़ाई के दौरान 1792-94 के राउंड लिख सकते हो। 92-94 के अंदर सिक्के डालने स्टार्ट हुए थे। लड़ाई 1797 जब लिख सकते हो, जब पूरी तरह राजधानी 1200 गांव इकट्ठे हो गए, 94 लिख सकते हो। बेरी के युद्ध में जाटों का नेतृत्व जवाहर सिंह ने किया था। थॉमस के शासनकाल पर किसका कब्जा हुआ? यहां पर इसका समझा रहा हूं अभी, पहले तुमने ये समझा कि 1802 में उसकी मृत्यु होगी। अब समझिए, जहाजगढ़ बेरी की लड़ाई थी, यही संबंध। फिर यहां पर मराठे आगे थे। मराठों ने फिर 1803 में मराठों ने सजी अर्जन गांव की संधि की अंग्रेजों से। यहां पे सिंधिया थे, महाजी सिंधिया, अंग्रेजों से संधि हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से। और 1803 में दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। सजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई, मराठों का अधिकार था। इन्होंने फिर किसके साथ संधि कर ली? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और अपने वाला सारा क्षेत्र किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के। जींद नहीं जीता था। जींद में गणपत सिंह आराम से रहे थे, ना लड़ाई करी ना कुछ करी। जींद नहीं जीता था। जींद के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, जींद नॉर्मल रहा था रियासत। नहीं, ब्रिटिशर्स नहीं था, ये आयरलैंड का निवासी था। हां, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बोल सकते हो। पर इंडिया में तो इससे पहले भी एंट्री हो चुकी थी ना बहुत सारे की। जहांगीर के दरबार में आ चुके थे सर थॉमस राय वगैरह। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पहले आ ली थी। टाइम पीरियड याद करने की जरूरत भी नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट डेट याद रखो कि जॉर्ज थॉमस 1802 में मृत्यु हुई, बेरी की लड़ाई 1794 में हुई। ऑटोमेटिकली हो जाएंगे क्वेश्चन, टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जहाजगढ़ किसने बनाया? नहीं था, जहाजगढ़ एक रियासत थी, जॉर्ज थॉमस के टाइम पे फेमस हुई थी। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक थोड़ा सा रोल और है सिखों में। सिखों में जो रोल है वो क्या था? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद सिखों में गुरु प्रथा खत्म होगी और गुरु ग्रंथ साहिब को क्या बना दिया? गुरु। गुरु गोविंद सिंह ने, उनका एक चेला था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव को प्रोत्साहित किया कि वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़े। लक्ष्मण देव मूल रूप से कहा था? कश्मीर के राजौरी गांव का था। लक्ष्मण देव कश्मीर के राजौरी गांव का था। इसको प्रोत्साहित किया था कि वो लड़ाई लड़े भाई। इसी लक्ष्मण देव को हिस्ट्री में बंदा बहादुर या बंदा बैरागी के नाम से जाना जाता है। इस बंदा बैरागी ने भी मुसलमानों के खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी थी और बंदा बहादुर ने लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। लोहागढ़, ये लोहागढ़ कुछ हिस्सा इसका यमुनानगर में था, कुछ हिस्सा इसका पोंटा साहिब में था, हिमाचल प्रदेश। तो पेपर में आ जाए, बंदा बहादुर ने किसको राजधानी बनाया? लोहागढ़ को। लोहागढ़ कहां पर भाई? यमुनानगर। लोहागढ़ कहां पर? यमुनानगर। आगे बात है इंपोर्टेंट, इस बंदा बहादुर ने कुछ अपने क्षेत्रीय कार्यालय बनाए थे। क्षेत्रीय कार्यालय आ जाए तो आएगा शेरी खांडा सोनीपत मुख्यालय। ये प्रश्न भी आते हैं भाई।
बंदा बहादुर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के चेले थे। सिख समाज इनको 11वां गुरु भी मानता है, क्योंकि 10 ही गुरु माने हैं, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना है। तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। मूल रूप से कहां थे? कश्मीर के राजौरी गांव के। लड़ाई लड़ने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? गुरु गोविंद सिंह ने। इनने लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कौन सी राजधानी बनाई? लोहागढ़। फिर शेरी खांडा सोनीपत को इन्होंने क्या बनाया था? अपना मुख्यालय भी। पहला सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्की। आप टॉपिक से अलग बात कर रहे हो भाई, जिस टाइम जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में पूछो, टॉपिक पे ध्यान दो। ये क्लियर होगा सबको बंदा बहादुर का कंसेप्ट, ये भी पेपर में एक बार आता है। अगला जो पोर्शन है वो देखिए, एक पोर्शन और है, रेवाड़ी के अहीर शासक। रेवाड़ी के अहीर शासकों में गढ़ी बोलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदराम ने गढ़ी बोलनी गांव की स्थापना की थी। रेवाड़ी के शासक, जहां पर भी कहीं अहिरवाल बेल्ट ज्यादा होती है वहीं पर उस गांव को गढ़ी बोलनी कह देते हैं। तो गढ़ी बोलनी की गांव की संस्थापना किसने की थी? भाई नंदराम ने। बहुत बार इंपॉर्टेंट है। नंदराम का एक पुत्र था बाल किशन। ये बाल किशन जो थे नंदराम के पुत्र, इन्होंने 1739 में जो करनाल का युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध याद आना चाहिए सभी को। किसके किसके बीच में हुआ था करनाल का युद्ध? नादिर शाह और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में। तो बाल किशन ने करनाल के युद्ध में नादिर उसका मुगल सम्राट शाह आलम हो रहा, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में जो लड़ाई हुई थी, इसमें मोहम्मद शाह रंगीला का साथ दिया था बाल किशन ने, और बाल किशन भी इस लड़ाई में हार गए थे। तो ये प्रश्न और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेवाड़ी के शासक कौन? नंदराम अहीर ने गढ़ी बोलनी गांव की स्थापना की। और दूसरा, इसी का पुत्र था बाल किशन। बाल किशन ने करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का क्या दिया था? साथ। क्लियर भाई? ये टॉपिक और क्लियर हुआ, रेवाड़ी के शासक नंदराम गढ़ी बोलनी वाला। अगला पॉइंट देखो, आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक पढ़ा है जॉर्ज थॉमस के बारे में। जॉर्ज थॉमस क्लियर हो गया, कहां से आया था कहां से नहीं। फिर मैंने एक पढ़ा था टॉपिक कि भाई बंदा बहादुर के बारे में, बंदा बहादुर क्लियर हो गया। फिर मैंने एक टॉपिक पढ़ा था जो आपका रेवाड़ी के अहीर शासक के बारे में। अब हमारे 1803 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। अब बात सुनिए, जॉर्ज थॉमस का धर्म भाई ईसाई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आ गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर, अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर एक तो डेट 1857 में क्रांति हुई। 1857 में जो क्रांति हुई उसमें अपने यहाँ के स्थानीय नेता कौन कौन थे जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की, और वो नेता कौन कौन थे जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। और एक हम पढ़ेंगे 1857 से पहले जो क्रांति हुई, पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए, वो विद्रोह किस किसने किए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे। क्या भाई? रेवाड़ी के तेजपाल तो बहुत पहले थे भाई। रेवाड़ी के तेजपाल गवर्नर थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी वगैरह का क्या दिया था, उनके खिलाफ युद्ध किया था। अब बोलिए सुमित कौशिक जी, अब मैंने बताया पहले 1803 में सरजी अजनगांव की संधि होगी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 फॉर्मेट में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में किन किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया और किन किन बहादुर वाला क्या पढ़ाएंगे। बंदा बहादुर वाला रिपीट कर दूं भाई, एक बात बताई थी, बंदा बहादुर सिखों के 10वें गुरु के बाद थे। गुरु गोविंद सिंह ने उनको प्रोत्साहित किया, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ो। मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया और शेरी खांडा सोनीपत को अपना मुख्यालय बनाया। यह इंपॉर्टेंट बात है बंदा बहादुर के बारे में। बंदा बहादुर कश्मीर के राजौरी गांव से थे। बाल किशन को नेम दिया था शमशेर बहादुर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। शमशेर बहादुर नाम दिया था बाल किशन को मोहम्मद शाह रंगीला ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस कर रहा हूं। कुंजपुरा करनाल में है और वहां के नजाबत खां थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली का क्या दिया था? साथ। और बताओ क्वेश्चनों के आंसर।
सुमित दलाल का क्वेश्चन है कि भाई राजस्व मंडल और प्रशासनिक मंडल में क्या अंतर है और पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नरी में क्या अंतर है। समझिए ध्यान से। पुलिस कमिश्नरी जो स्टेट मेट्रोपॉलिटन स्टेट बन जाते हैं, जैसे भाई मैं बोलूं गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, ये वो स्टेट है जहां पर भाई जो हमारे इंटरजॉइनिंग स्टेट में जैसे एनसीआर में आते हैं फरीदाबाद और गुड़गांव, तो दिल्ली से कनेक्टेड है, तो यहां पर कमिश्नरी है। पुलिस रेंज ना होकर यहां पर क्या है, कमिश्नरी, कमिश्नर बैठते हैं। और ऐसे ही पंचकुला ये मोहाली और चंडीगढ़ के पास पड़ता है, तो यहां पर भी क्या बैठते हैं, कमिश्नर, डायरेक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के बाद कमिश्नर, उनके अंडर में होते हैं। जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं उनमें होती कमिश्नरी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जिनमें मेयर वगैरह चुने जाते हैं। आगे बात सुनिए। अगली बात मैं बताता हूं, दूसरा पुलिस रेंज। पुलिस रेंज होते हैं जहां पर आईजी बैठते हैं, आईजी। जैसे रोहतक एक पुलिस रेंज है, यहां पर कौन बैठता, आईजी। साउथ रेंज, दक्षिण रेंज रेवाड़ी में है, जहां पर कौन बैठता, आईजी। क्लियर भाई। अब आ जाओ प्रशासनिक मंडल और राजस्व मंडल। प्रशासनिक मंडल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाते हैं, राजस्व मंडल फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जहां पर रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा किया जाता है और गांव वगैरह बांटे जाते हैं, पटवार सर्कल वगैरह बांटे जाते हैं, वो रेवेन्यू मंडल होते हैं, राजस्व मंडल। और प्रशासनिक मंडल गृह मंत्रालय वगैरह के बेसिस से बांटा जाता है, जैसे पुलिस कमिश्नरी, पुलिस रेंज होती है। और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन भाई? हाँ, ब्रह्मपुर पश्चिम बंगाल में है भाई। और क्वेश्चन बोलिए भाई। बंदा बहादुर के ये जो युद्ध हुए थे, ये ऐसे वो युद्ध नहीं कि बहुत ज्यादा युद्ध हुए थे। हम हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बंदा बहादुर के युद्ध ऐसे तो हमारे जो नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत हुए थे। नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो मोहम्मद शाह से पहले फरुखशियर वगैरह थे, उनके साथ युद्ध हुए थे। हमारे हरियाणा में बंदा बहादुर से रिगार्डिंग लोहागढ़ के क्वेश्चन आ सकते हैं, बस इसलिए मैंने हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था। बंदा बहादुर का काल बोलोगे तो आप बोल सकते हो 1710 से लेकर 1718 तक का काल बंदा बहादुर का काल था, कि फरुखशियर के टाइम पर बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई थी। अब बताइए भी, किसी का और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सभी के आंसर मिल गए हैं? एचसीएस की क्लास 4 बजे ही होगी, ठीक है भाई। मैंने 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कराए हैं आज, बंदा बहादुर, रेवाड़ी वाले शासक, सरजी रजनगांव की संधि और जॉर्ज थॉमस। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद भाई।